हेलो एवरीवन, इट्स सीके विथ अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पायरो सीक्वेंसिंग होता क्या है, क्या इसका प्रिंसिपल है, इसका मैकेनिज्म कैसा है और इस मेथड से डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डीएनए सीक्वेंसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड बेसेस को आइडेंटिफाई या फिर उसको डिटरमाइन किया जाता है। पायरो सीक्वेंसिंग एक डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड होता है जिसमें डीएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड बेसेस का डिटेक्शन किया जाता है। पायरो सीक्वेंसिंग एक मॉडर्न टेक्निक है जो डीएनए सिंथेसिस के टाइम पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंशियल एडिशन के दौरान एमिट होने वाले लाइट को डिटेक्ट करता है। यानी कि इस मेथड से जब सीक्वेंसिंग किया जाता है तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं उन सभी के लाइट इंटेंसिटी ऑब्टेन होते हैं। पायरो सीक्वेंसिंग मेथड सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा एड न्यूक्लियोटाइड्स को डिटेक्ट करके सीक्वेंसिंग किया जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट को जानने के लिए पायरो सीक्वेंसिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पायरो सीक्वेंसिंग। तो पायरो सीक्वेंसिंग के प्रिंसिपल को सबसे पहले 1993 में पीटरसन, उल्हान और नायरन ने मिलकर डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन्होंने सॉलिड फेज सीक्वेंसिंग को एग्जीक्यूट किया। इस मेथड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉलीमरेज के साथ में स्ट्रेप्टाविडिन कोटेड मैग्नेटिक बीट्स का यूज़ किया गया था। इसमें सीक्वेंसिंग को परफॉर्म करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में 3 एंजाइम्स यानी कि डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी सल्फ्यूराइलेज और लूसीफेरेज के साथ डीएनटीपीज के मिक्सचर को ऐड किया गया था और इससे एमिट होने वाले लाइट को मेज़र करके न्यूक्लियोटाइड्स का इनकॉर्पोरेशन किया गया था। इसके बाद दूसरा लिक्विड फेज सीक्वेंसिंग 1998 में रोनागी, उल्हान और नायरन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। इस मेथड में एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए पॉलीमरेज में ऐड नहीं हुए उनको रिमूव करने के लिए एक एडिशनल एंजाइम एपाइरेज को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद पायरो सीक्वेंसिंग का तीसरा माइक्रोफ्लूइडिक वेरिएंट 2005 में डिस्क्राइब किया गया, जिसको जोनाथन और कंपनी 454 लाइफ साइंस के कोवर्कर्स ने मिलकर डेवलप किया। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो पायरो सीक्वेंसिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेलेक्ट करते हैं। अगर डीएनए बहुत लंबा है तो पहले हम इसे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। कट करने के बाद हम किसी एक डीएनए फ्रेगमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक एडाप्टर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। इस एडाप्टर मॉलिक्यूल में बीट्स और मैग्नेटिक बीट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बायोटिन और स्ट्रेप्टाविडिन प्रेजेंट होता है। इसमें स्ट्रेप्टाविडिन जो है यह बायोटिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस एडाप्टर मॉलिक्यूल के मेनली 2 फंक्शंस होते हैं। पहला ये कि यह डीएनए मॉलिक्यूल को सॉलिड सरफेस पर अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है और दूसरा फंक्शन ये है कि प्राइमर के बाइंडिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो एडाप्टर मॉलिक्यूल के ऐड होने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज कर लिया जाता है। उसके बाद इन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको इमल्सन पीसीआर में रन कराते हैं, यानी कि जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम एक ट्यूब ले लेते हैं और इस ट्यूब में हम अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके ऐड कर लेते हैं। तो ट्यूब में सबसे पहले हम ऐड करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको हमें सीक्वेंस करना है। सेकेंड में हम ऐड करते हैं प्राइमर जो कि डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थर्ड में हम ऐड करते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो कि चेन के इलोंगेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही हम इसमें कुछ एंजाइम्स को भी ऐड करते हैं। ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं और इनका फंक्शन क्या क्या होता है इसको हम आगे रिएक्शन में समझेंगे। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इसमें डीएनटीपीज को भी ऐड करते हैं। इनमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज और एंजाइम ये सभी ट्यूब में सिमिलर होते हैं, लेकिन जो डीएनटीपी होता है यह ट्यूब में चेंज होते रहता है। ये सारे मिक्सचर ट्यूब में किस तरह से रिएक्शन करते हैं इसको हम आगे समझते हैं। तो सपोज करते हैं कि जो टेम्पलेट हमने ट्यूब में ऐड किया है उसका सीक्वेंस ये है। वैसे तो सीक्वेंस हमें नोन नहीं होता क्योंकि सीक्वेंस को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम सिर्फ मान लेते हैं कि जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया है उसका सीक्वेंस ये है और यहाँ पर प्राइमर जो है यह कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ज्वाइन हो जाता है। देन इसके 3 प्राइम एंड पर डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर लेता है। इसके बाद हम इस ट्यूब में डीएनटीपीज को ऐड करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि हम ट्यूब में डीएनटीपीज को स्पेसिफिकली ऐड नहीं करते, हम इसको रैंडमली ऐड करते हैं।
जैसे पहले C को ऐड कर दिया, फिर A को ऐड कर दिया, फिर G ऐड कर दिया, उसके बाद T ऐड कर दिया, या फिर पहले G ऐड कर दिया, फिर A ऐड कर दिया, फिर T को ऐड कर दिया, उसके बाद में C को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा इन्फ्रेंस होता है, जिसमें हम सभी न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके ट्यूब में ऐड करते जाते हैं। अब अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर फोकस करें तो हमें यहाँ पर C न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहा है, जिसके साथ में कोई भी कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ नहीं है। तो सपोज़ कि इस C के अपोजिट हमने ट्यूब में DGTP को ऐड किया, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन सभी में ट्राईफॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हम ट्यूब में ऐड करते हैं वे सभी ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में ऐड होते हैं। तो यह GTP जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से चेन में इनकॉर्पोरेट होता है तो इसके ट्राईफॉस्फेट में से केवल एक ही फॉस्फेट चेन में एसोसिएट होता है। बाकी के जो 2 फॉस्फेट होते हैं वो रिएक्शन में रिलीज हो जाते हैं। इन दोनों फॉस्फेट ग्रुप को डाईफॉस्फेट या फिर पायरोफॉस्फेट कहा जाता है। देन यह पायरोफॉस्फेट APS के साथ मिलकर ATP का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है हमारा फर्स्ट एंजाइम जो होता है सल्फ्यूराइलेज। इस सल्फ्यूराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरोफॉस्फेट और APS रिएक्शन करके ATP का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद यह ATP दूसरे एंजाइम लूसीफेरेज के प्रेजेंस में लूसीफेरिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीलूसीफेरिन का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन से पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, साथ ही यहाँ पर लाइट भी रिलीज होता है। इसके बाद CCD कैमरा या फिर फोटो मल्टीप्लिकेटर इस लाइट को यहाँ से डिटेक्ट कर लेता है। देन इस लाइट को स्क्रीन में ग्राफ के फॉर्म में इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमें एक G न्यूक्लियोटाइड की लाइट इंटेंसिटी ऑब्टेन हुई जो चेन में इनकॉर्पोरेट हुआ। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि ये जो लाइट इंटेंसिटी हमें ऑब्टेन हुआ है ये सिर्फ एक सिंगल G न्यूक्लियोटाइड का है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम ट्यूब में सिर्फ एक ही GTP को ऐड करते हैं, क्योंकि जनरली एक सिंगल GTP ओपन आई से विजिबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सम नंबर ऑफ GTP को ट्यूब में ऐड कर देते हैं, जिसमें से कोई एक GTP रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी लाइट इंटेंसिटी पायरोग्राम में रिकॉर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ एक ही GTP चेन में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो बाकी सभी GTP जो ट्यूब में ऐड किए गए थे उनका क्या हुआ। तो यहीं पर हमारा तीसरा और मोस्ट यूज़फुल एंजाइम काम करता है जो होता है एपाइरेज। एपाइरेज एक डिग्रेडेटिव एंजाइम होता है जो रिएक्शन में प्रेजेंट एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स और ATPs को धीरे धीरे डिग्रेड कर देता है, जिसके बाद हम एक नए न्यूक्लियोटाइड को ट्यूब में ऐड कर सकते हैं। देन अगर हम टेम्पलेट को देखें तो अगला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, यहाँ पर अगला है G न्यूक्लियोटाइड। अब सपोज़ कि इस G के अपोजिट हम ट्यूब में DCTP को ऐड करते हैं, तो जब CTP चेन में इनकॉर्पोरेट होता है तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं वे सभी पहले वाले रिएक्शन के जैसे ही होते हैं। यानी कि जब C न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, जो सल्फ्यूराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में APS के साथ मिलकर ATP का फॉर्मेशन करता है। देन यह ATP लूसीफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में लूसीफेरिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीलूसीफेरिन का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन से पायरोफॉस्फेट एंड लाइट रिलीज होता है। इसके बाद डिटेक्टर इस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है और इसको स्क्रीन में ग्राफ के फॉर्म में इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी जो लाइट इंटेंसिटी ऑब्टेन होता है वह एक सिंगल C न्यूक्लियोटाइड का होता है, और बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं वे सभी एपाइरेज एंजाइम के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। अब अगर हम टेम्पलेट के ऊपर दोबारा फोकस करें तो इसमें अगला फिर से G न्यूक्लियोटाइड ही है। अब सपोज करते हैं कि इस G के अगेंस्ट हमने ट्यूब में DTTP को ऐड किया, तो ऐसे कंडीशन में क्या TTP पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हैं। तो जब T का चेन में इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा तो यहाँ से पायरोफॉस्फेट भी रिलीज़ नहीं होगा, और जब पायरोफॉस्फेट रिलीज़ नहीं होगा तो यहाँ फर्स्ट रिएक्शन नहीं होगा, सेकेंड रिएक्शन भी नहीं होगा, और इवेंचुअली यहाँ से लाइट भी रिलीज़ नहीं होगा। तो जब लाइट रिलीज़ ही नहीं होगा तो डिटेक्टर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ग्राफ में उसका इंडिकेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर लाइट की कोई भी इंटेंसिटी ऑब्टेन नहीं हुई, लेकिन हमने ट्यूब में TTP को ऐड किया था, इसलिए T न्यूक्लियोटाइड ग्राफ में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद एपाइरेज एंजाइम उन सभी मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड कर देगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए। देन इसके बाद अगर हम टेम्पलेट को देखें तो इसमें अगला है T न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान देना कि जब इस T के अपोजिट DATP को ट्यूब में ऐड करते हैं तो रिएक्शन में प्रॉब्लम आने लगता है। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है इसको समझते हैं। तो देखो, एक ATP यहाँ पर हो गया जो हम ट्यूब में ऐड करते हैं, और एक ATP यहाँ पर बनता है जब पायरोफॉस्फेट और APS का रिएक्शन होता है। तो इस पूरे रिएक्शन में टोटल 2 ATP होता है, जिसकी वजह से लूसीफेरेज के अर्ली रिएक्शन में फॉल्स सिग्नल आने लगता है।
इस एरर से बचने के लिए नॉर्मल एटीपी की जगह मॉडिफाइड एटीपी का यूज़ किया जाता है, जो होता है डीऑक्सी एडिनोसिन अल्फा थायो ट्राइफॉस्फेट। इसकी वजह से रिएक्शन में फॉल्स सिग्नल आना बंद हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखना कि पायरो सीक्वेंसिंग में मॉडिफाइड एटीपी का यूज़ किया जाता है। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम न्यूक्लियोटाइड्स को ट्यूब में ऐड करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा सीक्वेंस रेडी होते जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने ट्यूब में ऐड किया था, उनका सीक्वेंस किस तरह से तैयार होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ को देख रहे हैं, और आपको याद होगा कि पहला न्यूक्लियोटाइड जो हमने ट्यूब में ऐड किया था वो जी था, और जब यह जी न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन में इनकॉर्पोरेट हुआ तो इसकी लाइट इंटेंसिटी ग्राफ में ऑब्टेन हुआ। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जो हमने ट्यूब में ऐड किया था वो सी था, तो सी का भी इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिसकी वजह से लाइट इंटेंसिटी ग्राफ में दिखाई दिया। थर्ड में जो न्यूक्लियोटाइड हमने ऐड किया था वो टी था, लेकिन टी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ क्योंकि टेम्पलेट में ए था ही नहीं। इस तरह से जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स रिएक्शन में इनकॉर्पोरेट होता है, वैसे वैसे ग्राफ में लाइट इंटेंसिटी ऑब्टेन होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि शुरुआत की जो इंटेंसिटीज़ है वो कम हाइट की है, लेकिन उसके बाद की जो इंटेंसिटीज़ है वो डबल हाइट की है। अब ये डबल हाइट का इंटेंसिटी कैसे ऑब्टेन हुआ, इसको समझते हैं। तो सपोज़ कि टेम्पलेट का लैंडस्केप ऐसा है जिसमें सी 2 बार रिपीट हुआ है, और इस सी के कॉम्प्लीमेंट्री हमने ट्यूब में जीटीपी को ऐड किया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम एक सिंगल जीटीपी को ट्यूब में ऐड नहीं करते हैं, हम उसमें कुछ नंबर्स ऑफ जीटीपी को ऐड करते हैं। और जब यह जीटीपी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इनमें से 2 जीटीपी सी के साथ बाइंड हो जाते हैं, एक जी पहले वाले सी के साथ और एक जी दूसरे वाले सी के साथ। तो जी का टोटल 2 बार इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसकी वजह से 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं, और इन दोनों पायरोफॉस्फेट के रिलीज होने से रिएक्शन का जो सेवेरिटी है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से लास्ट में जो लाइट प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा होता है। तो लाइट जितना ज़्यादा रिलीज होता है, ग्राफ में लाइट का इंटेंसिटी उतना ही अधिक होता है। इस तरह से जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटीज ऑब्टेन होता है, वैसे वैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कंप्लीट होते जाता है। और इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ऑब्टेन करके हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी ऑफ पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में। तो पायरो सीक्वेंसिंग का यूज़ लगभग किसी भी सोर्स से डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, और साथ ही इसका उपयोग बैक्टीरिया रेजिस्टेंस स्क्रीनिंग, ड्रग डेवलपमेंट, एपिजेनेटिक्स और काफ़ी सारे अदर फील्ड्स में भी किया जाता है। दूसरी बात यह है कि पायरो सीक्वेंसिंग मेथड का लिमिटेशन 300 से 500 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का है, जबकि इसके कंपेयर में सेंगर सीक्वेंसिंग में 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को सीक्वेंस किया जा सकता है। इसके अलावा डीएनए के किसी सेक्शन के जेनेटिक कोड को रिवील करने के लिए भी पायरो सीक्वेंसिंग का यूज़ किया जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।